एक 59 साल का बंदा जिसके साथ उसकी दुश्मनी ना हो, उसका कोई वास्ता ना हो, कोई ना कारोबारी ना कोई रकाबत हो, वो उसको क्यों मारेगा? सिर्फ एक गोली से उसका काम तमाम किया गया। वहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद थे जो इसकी चश्मपोशी चाहते थे, वो चाहते नहीं थे कि असल कातिल सामने आए। फिर इन ग्रुप्स को लड़ा देते हैं सर। अगर कुरान पाक के ऊपर हलफ लिया हो तो वो तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हलफ है। पुलिस का किरदार भी इंतहाई नेगेटिव है, जबकि कातिल मौके पे मारा गया। सवाल फिर वहीं पे है कि कातिल को मारने वाले कौन थे? ये जो मीरे बलाज का कत्ल किसी ने किया, क्या वो कैफरे किरदार तक पहुँच पाएगा सर? ये भी मानने में नहीं आएगी बात। इस तहकीकात को मोड़ा जा रहा है मेरी नज़र के अंदर। सर ये भी मुमकिन है कि इसका कोई फ़ायदा तीसरा शख्स उठा रहा हो, जानबूझ के फंसाया जा रहा है। बलाज के बाप को कत्ल जो है वो मैंने इनके कहने पे किया है। सियासी असर व सूख तो दोनों ख़ानदान रखते हैं। सियासी अफराद को इन्वेस्टर के तौर पे ऐसे लोग चाहिए होते हैं। आप बग़ैर हुकूमत की परमिशन के एक ईंट भी उखाड़ सके, जहाँ बड़े बड़े प्लाजे तमीर किए जा रहे हैं, वो इन्हीं बदमाशों की मरहूने में दर्द है। और जितना पैसा वहाँ से इकट्ठा होता है वो पूरे शहर से नहीं इकट्ठा होता है। 12 न्यूज़ चैनल पर मौजूद मेहमानों के ख्यालात और राय के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होता है। ये सब इनकी खुद की राय होती है। चैनल सिर्फ खबरों और मालूमात को पेश करता है। हम कोशिश करते हैं कि मालूमात को दुरुस्त और काबिल एतमाद रखें, लेकिन हम कोई जमानत नहीं दे सकते कि ये हर सूरत मुकम्मल या बिल्कुल दुरुस्त होगा। हमारा मकसद आपको ताज़ा तरीन खबरों और मालूमात फराहम करना है। इसलिए बराहे करम ये ज़हन नशीन करें कि चैनल के मेहमानों की राय इनकी खुद की होती है और चैनल सिर्फ इनको जाहिर करता है। 12 न्यूज़ कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक कहानी से। किसी ज़माने में गौतम बुद्ध होते थे और उनका एक जोगी था जो एक पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। उसके पास जो भी लोग जाते थे वो दुआ करता था और उसकी दुआ पूरी हुआ करती थी। तो उसके पहाड़ी के नीचे एक आबादी थी। वहाँ से एक औरत, एक माँ अपने बच्चे को लेके उस जोगी के पास गई और उसे कहने लगी कि मेरे पास एक ही बच्चा है और इसका बाप फौत हो गया है, तो मैं आपके पास आई हूँ बड़ी आस लेकर, बड़ी उम्मीद लेकर कि आप इस बच्चे को ज़िंदा कर देंगे। जोगी कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसने कहा कि अब तुम इस तरह करो कि आबादी में जाओ और ऐसा घर तलाश करो जहाँ पे कोई फौत ना हुआ हो, और वहाँ से उस घर का पानी मेरे पास ले आओ, तो मैं इस बच्चे को ज़िंदा कर दूँगा। वालदा जो अपने बच्चे से प्यार करती थी, तड़प रही थी, वो घर में गई। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा क्या तुम्हारे घर में कोई फौत हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे घर में फौतगी हुई है। इसी तरीके वो दूसरे घर में गई, फिर तीसरे में गई, फिर चौथे में गई। आखिर उसने उस जो भी वहाँ पे आबादी थी उस हर घर में चली गई। सारों के घरों में कोई ना कोई फौत ज़रूर हुआ था। तड़पती हुई लाचार होकर फिर जोगी के पास गई और उसे कहा कि मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें कोई फौत ना हुआ हो। तो नाज़रीन, जोगी ने आगे से कहा कि अगर आबादी के अंदर तुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कोई फौत नहीं हुआ, तो मैं कैसे इस बच्चे को ज़िंदा कर सकता हूँ? जो लोग भी इस दुनिया में आए हैं उन्होंने इस दुनिया से जाना है। नाज़रीन, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे हमारे गेस्ट से। काशिफ भट्ट साहब सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम स्टोरीज़ करते हैं और क्राइम के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज इनसे बात करेंगे वॉल्ड सिटी, जो लाहौर के 12 दरवाज़े हैं जिन पे कभी रंजीत सिंह की हुकूमत होती थी, तो आज किसकी है? पहला सवाल काशिफ भट्ट साहब आपसे यही है कि वो वॉल्ड सिटी जो है, जो लाहौर के 12 दरवाज़े हैं, उस पे हुकूमत किसकी है? राणा साहब, वॉल्ड सिटी एक तारीख़ी अहमियत के अलावा एक सियासी और एक बदमाशी का कल्चर भी रखती है। आप ये देखें कि वहाँ पे सियासत के अलावा जो बदमाशी का कल्चर है, वो बड़े बड़े नाम वहाँ से पैदा हुए, बड़े बड़े लोग वहाँ से पैदा हुए। कत्लो गारत की बाज़ार गर्म होते रहे वहाँ की चुदराहट के लिए। उसमें ऐसी कौन सी बात है कि वहाँ की चुदराहट हर बदमाश हासिल करना चाहता है? और ये एक सवाल है मेरे। जी जी,
वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि वॉल सिटी के अंदर आप बगैर हुकूमत की परमिशन के एक ईंट भी उखाड़ सकते, जहाँ बड़े बड़े प्लाजे तमीर किए जा रहे हैं, वो इन्हीं बदमाशों की मरहून मदद है। और जितना पैसा वहाँ से इकट्ठा होता है वो पूरे शहर से नहीं इकट्ठा होता। सर यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा, रिसेंटली एक मैं कहूँगा आवाम से भी कि एक ऐसा कत्ल हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, बल्कि हमारे दीन में भी है कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक ऐसे जवान लड़के की मर्डर हुआ है जिनका नाम अमीर बलाज उर्फ टीपू ट्रक्का वाला है। सर उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अमीर बलाज टीपू ने दुश्मनी की पग तो उसके सर पे पनाएगी अबाउजदार, क्योंकि इस तरह ही उनकी हिस्ट्री चली आ रही थी। परदादा कत्ल हुए, दादा कत्ल हुए, उसके बाप कत्ल हुआ और उसके बाद अब बलाज टीपू। लेकिन किसी इनकी दुश्मनी जो बेसिक दुश्मनी थी वो इसी चुदराहट की थी, वेल नोन। यानी कि लाहौर के अंदर कौन हुकूमत करेगा सर, ये इसी पे थी। देखिए ये भी अंडरवर्ल्ड दुनिया का एक हिस्सा माने जाते थे। जी जी। एक दौर अगर इनके बैक पुराने दादा के दौर पे जाया जाए तो जब दादा कत्ल हुए तो इनके गनमैन ने ही इनके दादा को कत्ल किया था, जो बहुत लाहौर के अंदर माने गए थे, अनीफा और शफीका बाबा वगैरह जी। उनकी कत्ल की वजह छोटी सी बनी थी कि इन्होंने एक अमीरुद्दीन नाम का बंदा कत्ल किया। कत्ल करने के बाद टीपू के ऊपर भी इल्ज़ाम आया, हनीफे के ऊपर भी इल्ज़ाम आया, लेकिन चूँकि बिला ट्रक्का वाला एक पुलिस के अंदर असर रसूख रखता था, उसने अपने बेटे को निकलवा लिया और निकलवाने के बाद जो था वो अनीफा बाबा उस केस के अंदर रह गया। जब वो वापस आया तो वहाँ से दुश्मनी का आगाज़ हुआ और उसके बाद ये कत्ल गारत बढ़ती गई और अब तक इसका सिलसिला जारी है। सर इनके जो दादा थे उनकी दुश्मनी किस ग्रुप से थी ज़्यादा? सर देखिए ग्रुप तो वही, बेसिकली वो लोग तो कारोबारी लोग भी थे साथ साथ जी। अच्छा उनका कारोबार था ट्रांसपोर्ट का, लेकिन उसके साथ साथ चुदराहट भी थी उनकी, क्योंकि वो अपने डेरे के ऊपर इश्तिहारियों को और जो नामवर बदमाश होते थे उनको रखते थे, क्योंकि तो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ट्रांसपोर्ट के अलावा देखिए मैंने आपको वॉल सिटी की पहले बात की, तो वॉल सिटी भी उनके उसके अंदर भी उनके मामला काफ़ी ज़्यादा थे। उसके बाद जब दोबारा दूसरे ग्रुप उठे जिनमें गोगी भट्ट भी शामिल, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ग्रुप जो शामिल है, तो उसके बाद इनकी दुश्मनी का आगाज़ हो गया, जो अब तक ताहाल जारी है और कितनी जाने हो लेगा ये देखे आने वाले वक्त बताएगा। सर 2024 के अंदर एक जवान कत्ल हो गया सर, मैं तो ये समझूंगा कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये कत्ल कैसे हुआ, अमीर बलाज कत्ल कैसे हुआ, कौन से हकाइक हैं जो आपके सामने, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछूंगा कि कत्ल की वजह क्या देखते हैं आप? अच्छा, सोशल मीडिया से लेके आम मीडिया पर बहुत से स्टोरीज चल रही हैं और सारों को पता है कि वो शादी की तकरीब पे गया, वहाँ पे कत्ल हुआ, उसका कातिल मारा गया। लेकिन कुछ अगर मैं बीगे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर के तौर पे बात करूँ तो एक 59 साल का शख्स कातिल डिक्लेयर हुआ उस FIR के अंदर। जी बिल्कुल, FIR के अंदर नहीं, जो वहाँ पे मारा गया, जिसके बारे में कहा गया कि मुजफ्फर सैन उसका नाम है और वो मारा गया, जो कि कैमरामैन के रूप में वहाँ पे गया। एक 59 साल का बंदा जिसके साथ उसकी दुश्मनी ना हो, उसका कोई वास्ता ना हो, ना कारोबारी ना कोई रकाबत हो, वो उसको क्यों मारेगा? 59 साल का बंदा अगर ये बात कीजिए कि शूटर होगा, ये भी मानने में नहीं आएगी बात। जब अमीर बलाज टीपू बाहर निकल रहे थे तो उस टाइम उस पर ब्रस्ट फायर किए गए, जिसके बाद पिस्टल भी गायब कर दिया गया। वो पिस्टल बाद में मुबैना तौर पे पता लगा कि बरामद भी हो गया। उस पर देखिए उसके जब ये बकुआ हुआ और अमीर बलाज टीपू को फायर लगे, सिर्फ एक गोली से उसका काम तमाम किया गया। अगर इसको क्राइम के हवाले से देखा जाए तो मेरा यानी कि ये तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बात कर रहे हैं कि 59 साल जिस बंदे की उम्र है, बुजुर्ग आदमी की, वो इतना एग्जैक्ट फायर आंख में, मेरा नहीं ख्याल कि वो मार सकता है। नहीं, इनको गर्दन पे मारा गया था, जो कातिल था उसकी गर्दन, उसकी आंख में फायर मारा और एक ही फायर से उसका काम तमाम हुआ। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद थे जो इसकी चश्मपोशी चाहते थे, वो चाहते नहीं थे कि असल कातिल सामने आए। सर इसका जो आप देखते हैं गोगी भट्ट साहब के ऊपर जो FIR के अंदर नामजद मेरे ख्याल में हैं, वो मुलजिम भी हैं, तो वो किस तरह देखते हैं आप गोगी भट्ट साहब को और ख्वाजा नदीम को जो उनके बहनोई भी हैं, उनको किस तरह देखते हैं? जी, गोगी भट्ट का नाम तो इसमें शामिल है, ख्वाजा नदीम भाई का नाम इसमें शामिल नहीं है। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है क्योंकि उसके बहनोई है और तरीकाकार के मुताबिक हमेशा लोग जो पुलिस है वो रिश्तेदारों को, करीबी अजीज़ो कारब को उठाती है ताकि मतलूबा शख्स तक पहुंचा जा सके। गोगी भट्ट का ताहाल पता नहीं लग सका, जबकि तीफी भट्ट की जो ट्रैवल हिस्ट्री भी मिल गई कि वो दुबई चला गया है। अब बात कीजिए नदीम भाई की, तो नदीम अवाई बेसिकली उसकी जो वजह शोहरत है वो गोगी भट्ट के बहनोई के होने के साथ साथ टिकटॉकर होना भी है।
कि वो टिकटॉकर के तौर पे बड़ा मशहूर है, यानी सियासत में भी उनकी एंट्री है, और कुछ बैक एंड पे कुछ लोग उनके बारे में ये भी कहते हैं कि वो ज़मीनों के कारोबार में, जो कब्जे के कारोबार में उनके फ्रंटमैन के तौर पे भी पहचाने जाते हैं। जी जी, लेन देन के जितने भी मामला आता है उनको वो देखते हैं। तो सर ये भी बताएं कि क्या आप गोगी भट्ट साहब की जितनी पहुंच है वो कहां तक है, और अमीर बलाज साहब की फैमिली की पहुंच कहां तक है, जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने इन दोनों की पहुंच का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि गोगी भट्ट बेशुमार कत्लों में, जिनमें अरशद अमीन चौधरी का कत्ल था, ताहिर प्रिंस के मियां गुड्डू वगैरह के डेरे पे ताहिर प्रिंस के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, उसमें नॉमिनेट हुए थे, बेशुमार कत्ल इनके ऊपर पड़े, लेकिन ये सब में से बाइज्जत बरी हुए थे। और अमीर अमीर बलाज के अमीर बलाज के ऊपर तो कोई ऐसा सच नहीं था, 2 कत्ल के केस पड़े थे उसके ऊपर, लेकिन वो बेगुनाह था, वो उसने नहीं किए थे। तो सियासी असर और सूख तो दोनों खानदान रखते हैं, यानी कि गोगी भट्ट साहब का भी सियासी, बिल्कुल जी, और अमीर बलाज का कहाँ तक देखते हैं असर रसूख, कहाँ तक है? गोगी भट्ट का ज़्यादा है या अमीर बलाज का फैमिली का ज़्यादा है? सर सियासत, देखिए, सियासी अफराद को इन्वेस्टर के तौर पे ऐसे लोग चाहिए होते हैं, चाहे वो गोगी भट्ट हो, चाहे वो टीपू हो, चाहे कोई और हो। देखिए, ये जो दौर सियासत का अब जा रहा है, गनमैनों के साथ टशनबाजी ये दिखाने के लिए ऐसे लोगों के साथ, और फिर इन्वेस्टर के तौर पे भी ऐसे लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि ये सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हर हद तक जाने को इनके लोग तैयार होते हैं, तो इसलिए इन लोगों को रखा जाता है। सर क्या आप समझते हैं कि इन ग्रुपों में सुलह हो सकती है? सर बेशुमार दफ़ा कई ग्रुपों के अंदर सुलह देखने में भी, कुरान पाक पे हलफ भी लिए गए, लेकिन उसके बावजूद कई लोग कत्ल भी हुए, दुश्मनदारी चलती रही। सर वो कौन से अनासर हैं जिन्हें सुकून नहीं मिलता फिर इन ग्रुप्स को लड़ा देते हैं? सर अगर कुरान पाक के ऊपर हलफ लिया हो तो वो तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हलफ है, मगर वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सुकून नहीं आता कि ये लड़ाई झगड़े वो देखने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये लड़ते रहें? ये क्या देखते हैं आप? देखिए, इसमें पुलिस का किरदार भी इंतहाई नेगेटिव है अगर देखा जाए तो। सर मैं यहाँ पे ये भी बात करूँगा सर कि एक तो आपसे सुकून वाली बात पूछूंगा, दूसरा डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का जो विजन है, मैं ये देख रहा हूँ मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर भी पुलिस बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है इस कत्ल के केस के अंदर, तो इसको आप किस तरह देखते हैं सर? जी बिल्कुल, उस्मान अनवर साहब का अगर विजन देखा जाए थानों की हद तक तो बिल्कुल कल्चर चेंज हुआ है। थानों के अंदर क्या हो रहा है, एक डिफरेंट स्टोरी है, इस पर फिर कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। अभी बात की जाए गोगी भट्ट केस के बारे में, यानी कि आप समझते हैं कि पुलिस अभी एक्टिव है सर? देखिए, एक्टिव हमेशा पुलिस वकूए के बाद थोड़ी देर के लिए तो होती है, उसके बाद जैसे जैसे मामला ठंडा करने होता जाता है, पुलिस आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होती जाती है, जिसकी वजह से ये ऐसे ग्रुप ताकतवर ही रहे हमेशा। अब हम क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर हैं सर, तो हम वो गोली अमीर बलाज को जब गोली लगती है वहाँ से लेके और अब तक क्या जो काम हो चुके हैं, जो लोग आगे आ गए हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं सर। वहाँ पे बैठे शादी के अंदर एक गोली लग गई, वहाँ से सुना गया असले का वो पिस्टल भी गायब है। बिल्कुल, हम अगर स्टार्ट से शुरू करें तो जो गोगी भट्ट के जो टीपू के गनमैनों का कहना है कि ऐसा कोई शख्स उनके करीब नहीं आता जिसको ये अभी डिक्लेयर किया जा रहा है कि वो कैमरामैन के तौर पे, कैमरामैन के रूप में वहाँ पे फिरता रहा 3-4 दफ़ा करीब। और इस पे आप इन्वेस्टिगेशन भी ये कर रहे हैं कि वो बंदा जो 59 साल का है, अगर इतना एग्जैक्ट तरीके से वो फायर नहीं मार सकता, क्योंकि ये नाजरीन वाकई एक एज का तकाजा है कि 59 साल का अगर शख्स है और एग्जैक्ट फायर मारना, मेरा नहीं ख्याल चले। उसने ब्रस्टेड पिस्टल चला वहाँ पे, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो ब्रस्टेड पिस्टल के ज़रिए सिर्फ एक ही दफ़ा फायरिंग हुई और उस फायरिंग के जद में आके बलाज टीपू जाँ बहक हुआ और उसके 2 साथी जो थे वो ज़ख्मी हुए, जबकि कातिल मौके पे मारा गया। सवाल फिर वहीं पे है कि कातिल को मारने वाले कौन थे, ये ताहाल डिक्लेयर नहीं हो सका। पुलिस की अगर FIR देखी जाए तो FIR में ये चीज़ लिखी गई है कि उसके नामालूम साथियों ने फायरिंग की और उसकी फायरिंग के नतीजे में वो कातिल मारा गया। इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। असल जो किरदार हैं जो इस कत्ल में शामिल हैं उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आएगी। सर आपकी नज़र के मुताबिक क्या आप समझते हैं सर, एज अ मुसलमान होने के नाते सर, हर शख्स जो इस दुनिया में आया है उसके लिए सबसे पहली दर्सगाह कही जाती है वो माँ कही जाती है, और वो माँ जो अपने पेट के अंदर अपने बच्चे को 9 माह रखती है, जब वो दुनिया में आ जाता है तो उसके लिए प्यार के अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं होता, फिर बाप उसकी परवरिश करता है। नाजरीन, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कायनात के अंदर मज़हब कोई भी है, वो हिंदू मज़हब है, उसकी माँ का अपने बच्चों से प्यार कैसा होगा? हसाई मज़हब है,
हसाई माँ का अपने बच्चों के साथ प्यार कैसा होगा। किसी भी मज़हब की बात कर लें, बुद्धिस्ट की कर लें, हिंदुओं की कर लें, मुसलमानों की कर लें, कि एक माँ का प्यार अपने बच्चे के साथ कैसा होगा जब वही बच्चा कत्ल कर दिया जाए, तो उस माँ पे क्या बीतेगी, उस बाप पे क्या बीतेगी। नाज़रीन, ये एक बाप बता सकता है कि जवान बच्चे का जनाजा उठाना कैसा है। क्या ये दुश्मनियाँ रखने वाले, ख़ानदानी दुश्मनियाँ रखने वाले कभी सुलह नहीं कर सकते? नहीं जी, इनके दरमियान सुलह नहीं हो सकती। जो इनके पालने वाले लोग हैं वो इस सुलह को नहीं चाहेंगे कभी भी। सर, एक और बात अभी कर रहे थे सर कि आने वाले दौर में आपको लगता है कि जिस बंदे ने भी मीरे बलाच को कत्ल किया है सर, वो भी जैसे कत्ल का बदला कत्ल है, हम क्या समझते हैं आप सर कि ये जो मीरे बलाच का कत्ल किसी ने किया है, क्या वो कैफरे करदार तक पहुंच पाएगा सर? सर, कानून की बात की जाए तो नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि उनको, देखिए इन्वेस्टिगेशन में बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि अगर इस तहकीकात को मोड़ा जा रहा है मेरी नज़र के अंदर, उस जो मुजफ्फर हुसैन है जो कातिल डिक्लेयर किया गया है उसको, देखिए वो तो मर गया, उसने गवाही तो नहीं देनी है। आज से पहले जितने भी दुश्मनियों के पर्चे हुए हैं, आप देखें कि वो लोग बेगुनाह वापस आए या ज़मानतों पे वापस आए हैं। इसीलिए वो दुश्मनदार लोग दुश्मनी का बदला दुश्मनी के तरीके से लेना चाहते हैं, कत्ल का बदला कत्ल के तरीके से, वो कानून पर डिपेंड भी नहीं करते हैं। सर, क्या समझते हैं वो कौन हो सकता है सर जिनके ऊपर FIR काटी गई है? क्या यही ग्रुप इन्वॉल्व होगा सर इस मर्डर में? सर, ये भी मुमकिन है कि इसका कोई फ़ायदा तीसरा शख्स उठा रहा हो, इन दोनों की लड़ाई के अंदर एक तीसरा शख्स फ़ायदा उठा रहा हो जिसका नाम भी पुलिस के सामने अभी तक नहीं आ सका। तो पहली बात तो यह है कि अगर पुलिस इसकी सही तरीके से, शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इस दुश्मनी को ख़त्म किया जा सकता है असल किरदारों को बेनकाब करके। और अगर असल किरदारों को बेनकाब ना किया गया कि कौन इसके पीछे था, कौन अब तक इन 3 नस्लों को तबाह कर चुका है। बार बार देखिए एक ही पार्टी का नाम आ रहा है, गुगी भट्ट पार्टी, हालांकि वो इनके कारोबारी रकीब नहीं है, इनके कारोबारी रकीब नहीं है, वो कोई गुड्स का काम नहीं करते, कोई और काम नहीं करते। दूसरे मामला एक जैसे हो सकते हैं लेकिन इनके कारोबारी रकीब नहीं है। आया कि उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन साफ तरीके से करेगी और उन असल मुजरमों को सामने लाएगी तो शायद ये सुलह हो सके। यानी कि सुलह में आप बड़े बड़े नाम देख रहे हैं सर? बिल्कुल जी, देखिए अगर तो असल मुल्ज़म पकड़े जाते हैं, पहले भी देखिए ये सुलह हो रही थी, जब भई पलवान का दौर था तो सुलह कराई जा रही थी, लेकिन एक मुल्ज़म ऐसा पकड़ा गया जिसने इंकशाफ किया कि टीपू को, बलाश के बाप को कत्ल जो है वो मैंने इनके कहने पे किया है। तो उसके बाद फिर मामला बिगड़ गया, फिर वहीं का वहीं खड़ा हो गया। कोई ऐसे ख़ानदान देखे हो आपने जो लड़ाई करते हुए जिनके ख़ानदान मर गए हों, कत्ल हो गए हों, तो सर उनके बच्चों का क्या बनता है बाद में सर? देखिए इनके बच्चे उसी तरह उस दुश्मनी की भेंट चढ़ते हैं जिस तरह अमीर बलाज टीपू चढ़ा है। देखिए नस्ल दर नस्ल ये दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं। आप हडियारा के इलाके में चले जाए, मनावा के इलाके में चले जाए, आप देखेंगे वहाँ पे ज़मीनों के मामलात, वहाँ पे दुश्मनी के मामलात, नस्लों की नस्लें तबाह हो रही हैं और वो उस तरह ही चलते जा रहे हैं। लोग पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन कत्ल होने वाला कभी वापस नहीं आता। सर सुलह भी तो आप बता रहे थे कि किसी ऐसे ही गिरोह की सुलह भी हुई है, तो अब तक सुलह भी चल रही है? बिल्कुल, वो बाबर भट्ट के भाई की, असरार भट्ट की और शौकत जो भट्ट कत्ल हुआ था, उनके ख़ानदान के दरमियान सुलह हुई और अब वहाँ पर मामला ठीक है। उसमें भी नवाज शरीफ फैमिली ने, हमज़ा शरीफ फैमिली ने काफ़ी रोल अदा किया था। यानी कि आप अब इसमें भी हम यही कहेंगे कि बड़े हमारे मुल्क के इसमें इन्वॉल्व हों ताकि इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सके। सर क्या मैं ये सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल जी। आखिर में नाजरीन मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरी गुफ्तगू है, जो मेरी बात है, वो उस माँ से है। मेरी गुफ्तगू है तो उस बाप से है, मेरी गुफ्तगू है तो उस बेटे से है, मेरी गुफ्तगू है तो उस बेटी से है जिन्होंने अपना खो दिया। अमीर बलाज, इनके 2 बच्चे हैं, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है। जब ये जवान थे तो इनके भी बाप को कत्ल किया गया, फिर उनके बाप को कत्ल किया गया। नाज़रीन, उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल? क्या वो आने वाले दिनों में उस प्यार को भूल पाएंगे? वो माँ क्या देखती होगी अपने कमरे के अंदर कि किसी टाइम में मेरा बेटा यहाँ पे सोता था, आज कुलखानी हो रही होगी, कुरान पढ़े जा रहे होंगे, उसका कसूर क्या था?
मैं दूसरे ग्रुप की भी बात करता हूँ कि जो भी हैं, जो भी अनासर हैं, यार कम से कम उन माँओं को देखा करो, उन अपने बच्चों को देख लें, जो भी हैं, उन बेटों का, उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। जाने वाला चला गया, अब आने वाली पूरी ज़िंदगी क्या वो इस खौफ से निकल पाएंगे? क्या उस माँ को अपना बेटा वापस मिल जाएगा? क्या वो जुमेरात को कब्र पे जाके उसके लिए दुआ करेगी? वो कितना तड़पती होगी। वो बाप, वो तो चला ही गया ना, उसके बच्चे जो 4-5 साल के हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते होंगे। नाजरीन, अमीर बलाच का कत्ल कोई छोटा कत्ल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक इंसानियत का कत्ल है, और यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। आखिर हमने मर जाना है, मरने के बाद क्या जवाब देना है उस हस्ती कायनात को? क्या तुमने अपने मुसलमान भाई का कत्ल किया, उसके बच्चों को यतीम किया? वो यतीम बच्चे अब किसको अपना बाप कहेंगे? तब भी हम यही दुश्मनियाँ मरने के बाद दिखाएंगे अपने आका को। जब सवाल किया जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। और मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, खुदारा सुलह कीजिए। इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, हम अपनी नस्लों को तबाह करते हैं। ये सरदारियाँ, ये हुकूमतें, ये सिर्फ इस दुनिया का चाल चलन है। जब इंसान मर जाता है, कब्र के अंदर डाला जाता है, तो रात जब फरिश्ते आके हिसाब लेते हैं, वो हिसाब क्या देना है। तो नाजरीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है रात आधी ना कोई शय है, चमकते तारों में चांद बस है। मैं निकला यूं ही के हाल पूछूं, इन आधी रातों की चाल पूछूं। स्याह है क्यों ये सवाल पूछूं, गुज़िश्ता शब का ज़वाल पूछूं। है रात आधी तुम्हें खबर है, ये क्या अज़ियत, ये क्या असर है। तुम्हारे संग तो हैं चांद तारे, न मेरे संग हैं वो मेरे प्यारे। ऐ शब तुझे पता भी है क्या, मैं हूँ अकेला, पता भी है क्या। चलो मैं तुमको बता ही दूंगा, पर उससे पहले हिसाब लूंगा। मेरी वो नींदें, मेरे वो सपने, मेरी वो चाहत, मेरी अदावत, गुज़िश्ता रातों की वो मोहब्बत, मेरा वो बचपन, मेरी जवानी, मेरे खिलौने, मेरी कहानी, मेरी वो शोखी, मेरा वो हंसना। तमाम रात उससे बात करना। ऐ रात आधी हिसाब देना। तबाह हुआ हूँ जवाब देना। मेरी वो नींदें क्यों उड़ गई हैं, मेरे वो सपने बिखर गए हैं, मेरी वो चाहत गुजर गई है, मेरी मोहब्बत बिछड़ गई है, मेरा वो बचपन चला गया है, मेरे खिलौने भी गुम गए हैं, मेरी कहानी बिगड़ गई है, मेरी जवानी उजड़ गई है। ऐ रात आधी जवाब दोगी, बताओ मुझको हिसाब दोगी, तेरे जवाबों का मुंतजिर हूँ। ऐ रात आधी मैं मुंतजर हूँ। ऐ रात आधी मैं मुंतजर हूँ।
अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।